उसके बाद जब नतीजे आए तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने दिखा दिया। उन्होंने जो बहन मायावती जी को 9 जून 2005 को वादा किया था लखनऊ के मैदान में, जहां 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, शंखनाद करते हुए 11,000 लोगों ने शंखनाद करके बहन मायावती जी जो मुख्य अतिथि थी उनका स्वागत किया था, जैसे आपने आज शंखनाद किया। और उस दिन 11,000 लोगों ने जब शंखनाद किया, 5 लाख ब्राह्मण समाज के लोगों को बहन मायावती जी ने इकट्ठा वहां पर मैदान में देखा था, तो उन्होंने भी बहुत सी नई बातें कर दी थी। उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों से कहा कि आज आप इकट्ठा हो गए हैं तो हम भी वादा करते हैं कि हम आपका पूरा मान सम्मान और स्वाभिमान लौटाने का काम करेंगे। हमारी सरकार तो बनने दीजिए, फिर हम लौटाने का काम करेंगे। उन्होंने जब हमने उनको गणेश जी की प्रतिमा उनके हाथों में दी थी, आज भी मुझे याद है कि वो लेकर के पहले माइक पर चली गई और उन्होंने पहले शब्द जो बोले थे, उन्होंने कहा था हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और इसके बाद उन्होंने अपनी बात शुरू की थी। और उसके बाद जब सरकार बनी, उसके पहले जब चुनाव के बाद गिनती आना शुरू हुई, तो हमने सबसे पहले जो रिजर्व सीटें थी उसकी गिनती देखना शुरू किया, जिससे कि हमें मालूम तो पड़े कि हमने जो वादा किया था बहन मायावती जी को, उसके हम खरे उतरे कि नहीं उतरे। और जहां 16 सीटें हम लोग जीते थे, एक बार 18 सीटें जीते थे, इससे ज्यादा नहीं जीते थे सुरक्षित सीटों में। 84 सीटें थी उस समय, 84 में से 62 सीटें हम लोग जीते थे, 62 सीटें जीते थे। जो 22 सीटें हारे भी थे, आंकड़े उठा करके देख लीजिए, थोड़े थोड़े वोटों से हारे थे, वरना 84 में 84 सीटें हम लोग जीत करके बहन मायावती जी को देने वाले। और उसके बाद जब सरकार बनी तो बहन मायावती जी ने भी पूरा मान सम्मान रखा, जितना हम लोगों ने सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा उन्होंने रखा। उन्होंने जहां सब समाज को देने का काम किया, हर चीज में, हर क्षेत्र में उन्होंने फिर ब्राह्मण समाज को भी देने का काम किया। उन्होंने चाहे 15 कैबिनेट मंत्रालय दिए ब्राह्मण समाज के लोगों को, 15 MLC बनाने का काम किया हो, चाहे अध्यक्ष बनाया विधान परिषद का, एडवोकेट जनरल बनाया, अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाने का काम किया इलाहाबाद, लखनऊ और सर्वोच्च न्यायालय में भी, और 4000 सरकारी वकील ब्राह्मण समाज के बनाए। उन्होंने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को उन्होंने राज्यसभा में भेजा और 35 लोगों को उन्होंने मंत्री का दर्जा देते हुए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाने का काम किया था। उन्होंने पूरा का पूरा सम्मान देने का काम किया, सर समाज को दिया, लेकिन ब्राह्मण समाज को पीछे नहीं छोड़ा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा कि सरकार चली। जब सरकार चली तो बहन मायावती जी ने सबको लेकर के साथ चलने का काम किया। एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ पूरे प्रदेश में, भाईचारा बना के सब लोग गए। अयोध्या का निर्णय भी आया उसी दौरान में, सब पूरे देश में कर्फ्यू लग गया, पता नहीं क्या होने वाला है, कैसा माहौल बना दिया था लोगों ने पूरे देश में। कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उन्होंने एक ऐसा माहौल, ऐसा दहशत वाला माहौल बनाया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ने जो प्राइमरी स्कूल था, जहां छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनका वो स्कूल भी बंद नहीं किए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कानून के द्वारा कानून का राज चलाना किसी को और तो आता नहीं, उन्हीं को आता, ये तो हम सब लोग जानते हैं। उन्होंने कहा हमारे मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ भी इधर उधर हो जाए तो क्या फायदा हमारे मुख्यमंत्री बने रहने से। और आपने भी देखा कितने सौहार्दपूर्ण ढंग से कुछ भी नहीं हुआ और पूरा प्रदेश चलता रहा। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार जब आई 12 से 17, 134 दंगे, एक दो नहीं, सैकड़ा पार कर दिया और 134 पे पहुंच गए। 134 दंगे फसाद उत्तर प्रदेश में करा दिए। दंगे फसाद होते नहीं है, दंगे फसाद कराए जाते हैं। अगर होते तो फिर बहन मायावती जी की सरकार में क्यों नहीं हुए। वो बात दूसरी है कि दंगे, एक तरफ दंगे करा रहे थे और एक तरफ मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, दूसरी तरफ सफाई में मुख्यमंत्री के रूप में बैठ करके और वहां नाच गाना देखा जा रहा था, वहां फिल्मी सितारों का नाच गाना देखा जा रहा था। ये सोच है उन लोगों की। बहन मायावती जी की सोच क्या है कि पूरे प्रदेश का विकास हो। उन्होंने अपने संतों गुरुओं, उनके लिए जो बनाने थे स्मारक, जब बनाना शुरू किया तो तुरंत ही लोगों ने जाके उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक जगह जगह PIL दाखिल करना शुरू कर दिया। अब कोई PIL नहीं होती है। वो बात दूसरी है कि हम लोगों ने भी 101 PIL को सामना किया
लेकिन कभी भी हम लोग हारे नहीं। बहुजन समाज पार्टी हर जगह जीतने का काम उसने किया और सारे संतों गुरुओं महात्माओं का बहन मायावती जी ने जो स्मारक बनाने के काम किए थे वो पूरे हुए। आप लोगों ने भी देखा, पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी चले जाइए, इतना बड़ा जो भव्य स्मारक बहन मायावती जी ने लखनऊ में बनाया, चाहे मानवर काशीराम जी का हो, चाहे गौतम बुद्ध जी के लिए हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक हो, इस तरह का आपको कहीं पूरे विश्व में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इन्होंने इतना ही नहीं, इन्होंने बहन मायावती जी ने प्रदेश में पूरा विकास करने का काम किया। खाली उन्होंने स्मारक नहीं बनाए, उन्होंने 29,500 गांव जो थे, ग्राम जो थे, डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम कहलाते हैं, गांव कहलाते हैं, उनका समग्र विकास करने का काम किया। चाहे वो सीसी रोड बनाते हुए और पूरे उन्होंने उस ग्राम का उन्होंने समग्र विकास किया। 29,000 प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया, 5,500 जूनियर हाई स्कूल बनाए उन्होंने, एक दर्जन से ज्यादा उन्होंने मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनाई। चाहे फिर वो उसमें उत्तर प्रदेश की पहली लखनऊ में डॉक्टर अरबी फारसी की यूनिवर्सिटी बनी है, लखनऊ में पहली वो बनाने का काम किया। और चाहे वो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से उन्होंने विकलांग जनों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम, और ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जहां पर आज 20,000 से ज्यादा विकलांगजन पूरे प्रदेश ही नहीं देश से विदेश से भी आकर के पढ़ रहे हैं। उनके लिए सोचने का काम किसने किया? बहन मायावती जी ने किया। उत्तर प्रदेश जो पूरे अंधेरे में दूध चल रहा था उस समय, 6,500 मेगावाट की बिजली खाली थी उत्तर प्रदेश में, उसको उन्होंने बढ़ा करके और 6,500 से 13,500 मेगावाट पहुंचा करके और नए कारखाने लगा करके उत्तर प्रदेश को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने का काम बहन मायावती जी ने किया। कारखानों की यहाँ पर उन्होंने कितने कारखाने उनके दौरान में लगे, कितने लोगों को नौकरियां मिली, 23.5 लाख अगर नौकरियां मिली तो 1,10,000 सफाई कर्मी को मिला, 2 लाख से ज्यादा पुलिस कर्मियों को मिला, 2 लाख से ज्यादा जो है उन्होंने अध्यापकों को नौकरी दी, हर क्षेत्र में नौकरी खोलने का काम किया। चाहे वो PWD हो, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, चाहे वो जल निगम हो, उन्होंने जहां जहां, चाहे वो ब्रिज कॉर्पोरेशन हो, उत्तर प्रदेश के जितने स्थान थे वहां नौजवानों को नौकरी दिलवाने का काम किया। आज के रोज क्या हो रहा है? समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने इन सब जगहों पर नौकरियां खत्म कर दी। भारतीय जनता पार्टी इसको प्राइवेट हाथों में देने का काम कर रही है, और जहां पर नहीं भी दिया है वहां सरकारी नौकरियां बंद कर दी, खत्म कर दी, और उसकी जगह ठेकेदारों को बुला लिया। कहा कि ठेके में नौकरी तुम लोग दोगे। ठेके में जब नौकरी दी जाती है तो कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, ना अपर कास्ट को मिलती है नौकरी, ना रिजर्व कैटेगरी को मिलती है। इन्होंने तो एक सोची समझी रणनीति के तहत जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में एक व्यवस्था की थी कि दलित समाज के लोग जो लोग हैं और पिछड़े वर्ग समाज के लोग हैं उनको रिजर्वेशन के तहत में उनको एक नौकरियां उनको मिलने की व्यवस्था रहे, कम से कम वो भी उठ करके और अपने अन्य साथियों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके और उनके बराबरी में खड़े होने की अपनी क्षमता बना सके। लेकिन जो मानवर काशीराम जी और बहन मायावती जी ने डॉक्टर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया, धीरे धीरे ये उन सबको समाप्त करने का काम कर रहे हैं। पूरा संविधान में जो व्यवस्था है उसको ही खत्म करने के लिए इन्होंने जो ये षड्यंत्र रचा, योजना बनाई कि जितने भी जहां जहां सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं उन सबको बेच दो, उनको प्राइवेट हाथों में दे दो, अपने आप नौकरी खत्म हो जाएगी, अपने आप नौकरी नहीं रहेगी, तो कहां से रिजर्वेशन और कहां का नहीं रिजर्वेशन। इस तरह से ये समाजवादी पार्टी और ये दोनों पार्टियां आपस में मिली रहती हैं। इसका दृश्य तो पार्लियामेंट में भी आप लोगों ने देखा होगा। हम लोगों के साथियों ने, दलित समाज के भाई बहनों ने, बैकवर्ड समाज के भाई बहनों ने देखा किस तरह से प्रमोशन के बारे में जो संविधान का एक संवैधानिक संशोधन था उसको समाजवादी पार्टी ने अपने ही पार्लियामेंट के अपने ही MP से उसको भगवाने का काम किया था। ये क्या दलित समाज के बारे में सोचेंगे? क्या इनकी सोच दलित समाज के हित में होगी? भारतीय जनता पार्टी तो अपना मानती ही है दलित समाज को, उतना ही विरोधी मानती जितना ब्राह्मण समाज को मानती है, जितना अल्पसंख्यक समाज को मानती है उतना ही वो दलित समाज को मानती है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतना घृणित कार्य
जो हाथरस में हुआ वो कभी नहीं होता। और पूरे प्रदेश में अनेकों हुए, चीर हरण तक हुआ चुनाव के दौरान में। और जब चुनाव हो रहे थे पंचायत के, और ये खड़े होकर देखते रहे, महिला का चीर हरण देखते रहे, और किस तरह से एक दलित महिला की बेटी, उसके साथ में हाथरस में पहले बलात्कार होता है, बलात्कार होने के बाद उसके बाद मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उसके परिवार वाले चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, मां रोती रहती, बिलखती रहती है, शरीर हमको दे दो, मृत शरीर दे दो, कम से कम उसका दाह संस्कार कर ले। लेकिन वो भी नहीं दिया, और वो देने से मना कर दिया। और क्यों मना कर दिया? क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यालय और मुख्यमंत्री जी स्वयं लखनऊ में बैठ करके और मॉनिटर कर रहे थे, और जिला मजिस्ट्रेट को वो कह रहे थे कि मैं टेलीविजन में देख रहा हूं, किसी भी हालत में इस लड़की का शरीर इनके घर वालों को नहीं मिलना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ? उनके आदेशानुसार जिलाधिकारी ने एक कांस्टेबल जीवन भर अपने को माफ नहीं कर पाएगा। वो 2-3 कांस्टेबल जो थे जिनके हाथों में, जिनको कह दिया गया कि ले जाओ और इस शरीर को ले जा करके और खेतों में और वहां मिट्टी का तेल डाल करके उसको जला दो। और वो दृश्य भी सबने देखा, पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा, देश के लोगों ने देखा, विदेशों में भी लोगों ने देखा, हर जगह छपा, अखबारों में छपा, विदेशों के अखबार में छपा कि एक ऐसा देश है जो कि भारतवर्ष है, और जिसमें एक प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, जहां के मुख्यमंत्री स्वयं अपनी देखरेख में और वहां पर एक दलित समाज की लड़की का इस तरह से दाह संस्कार करवा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं क्योंकि जो लोग उसमें फंसे हैं, जो मुलजिम हैं, वो हमारे अपने हैं, हमें उसको सुरक्षा देनी है, वो फंसने ना पाए, इसलिए ऐसा काम करो। आपने देखा किस तरीके से आज इन्होंने वोट तो लिया था महिलाओं के नाम पे, महिलाओं से कहा था कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, हमको तुम वोट दे दो, हम तुम्हारी रसोई सस्ती कर देंगे, हम तुम्हारा गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे और बहुत सस्ते में दे देंगे, हमको वोट दे दो। महिलाएं उन्होंने जाकर के वोट देने का काम कर दिया। उसके बाद उनको क्या मिला? उत्तर प्रदेश की महिलाओं को इन्होंने क्या दिया? इन्होंने वोट तो मांग लिया, वोट ले लिया। आज उत्तर प्रदेश में, ये हम नहीं कहते हैं, ये इनकी खुद की सरकारी रिपोर्ट कहती है, एनसीआरबी की, उठा के देख लीजिए, हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, उसके साथ दुराचार हो रहा है। क्या यही सुरक्षा मांगी थी इनसे? यही इसीलिए वोट दिया था इनको? गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे, गैस सिलेंडर एक बार पकड़ा दिया, 200 रुपए का गैस सिलेंडर 1300 का पहुंचाने का काम किया, 100 के ऊपर पार करा दिया। मिट्टी का तेल और डीजल 100 के पार करा दिया, जिसकी वजह से हर चीज महंगी हो गई, चाहे वो रसोई का अनाज हो और चीजें हो, सब की सब महंगी हो गई, और पूरी महिलाओं की रसोई की कमर टूट गई। ये वो लोग हैं जो वादे तो करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करने का काम करते हैं? इसी जगह बहन मायावती जी की याद करिए। बहन मायावती जी की सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित थी, वो भी याद करिए। रात के 12 बजे भी अगर किसी महिला को घर से निकलने की जरूरत पड़ती थी, वो सोचती नहीं थी। लड़कियां भी निकल जाती थी घर से, अगर उनका काम था कोई, वो सोचती नहीं थी, और घर से इसलिए निकल जाती थी निडर होके, क्योंकि वो जानती थी कि कोई उनकी तरफ गलत निगाह उठा के नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं, ये उनके दिमाग में रहता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज किसानों के साथ में क्या हुआ? किसके साथ धोखा नहीं दिया? किसानों से वोट लिया, 2 गुना तुम्हारी आमदनी कर देंगे, हमको वोट दे दो। भोले भाले किसान, उन्होंने वोट दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने 25 रुपए गन्ना का दाम 1 महीने पहले बढ़ाया जब चुनाव आ गए, और वो भी मिलेगा नहीं उनको। वो अगली सरकार में जो भी होगा वहां वो 25 रुपए मिलने की बात होगी। 5 रुपए सालाना, इतना रुपया बढ़ाया गन्ने का भारतीय जनता पार्टी ने। इसके पहले समाजवादी पार्टी ने 15 रुपए बढ़ाए थे 5 साल में। लेकिन बहन मायावती जी ने किसानों से तो कोई वादा नहीं किया था कि हम 2 गुनी आमदनी कर देंगे, जैसा इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी कहा था, चुनाव के पहले भी कहा था, हम तो 2 गुनी आमदनी कर देंगे। लेकिन उस बहन मायावती जी ने ये बात तो नहीं कही थी। पर उसके बाद भी, क्योंकि बहन मायावती जी के दिल में किसान बसते हैं, जैसे हर गरीब बसता है, चाहे वो
किसी भी जात किसी भी धर्म का हो, और उसी के लिए वो 18 घंटे अगर बैठ करके सोचने का काम करती हैं, योजना बनाने का काम करती हैं, तो उन्हीं के लिए करती हैं। और इसी तरह से किसानों के लिए भी उन्होंने किया था। उन्होंने वादा नहीं किया था, लेकिन अपने सरकार में 2007 से 12 के बीच में उन्होंने गन्ने का मूल्य 125 रुपए से ले जा करके 250 पहुंचाने का काम किया था। 2 गुना करने का काम बहन मायावती जी ने किया था और किसी ने नहीं किया था। लेकिन आज इनके क्या सोच है किसानों के बारे में? किसानों के ऊपर 3 काले कानून ला दिए, दाम तो नहीं बढ़ाए गन्ने के, आमदनी तो नहीं बढ़ाई, 3 काले कानून ला दिए उनके ऊपर। और ऐसे कानून ला दिए जिसके तहत में किसान मजबूर हो जाए कि उसको अपनी जमीन ठेकेदारी में देनी पड़ेगी। और किसको देनी पड़ेगी? उन्हीं उद्योगपतियों को जिनके हाथ में उन्होंने पूरा देश बेच दिया है, जिसमें हाथ की पूरी संपत्ति बेच दी है। ये इनकी संपत्ति नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, ये संपत्ति तो इस देश की है। चाहे वो जो भी चीज हो, चाहे रेलवे हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, चाहे ऑयल इंडिया कंपनी हो, जितनी भी बनाने की, चाहे हवाई जहाज बनाने की कंपनी हो, और अब तो चाहे उन्होंने तो बैंकों को भी बेचने का काम कर दिया। बैंकों को पहले उनको कंगाल किया, जिन्होंने कंगाल किया उनको विदेश में भेज दिया कि जाओ ऐश करो, और उसके बाद उन्हीं के हाथों में कंगाल करने के बाद कहते हैं हम बैंक तुम्हें हाथ में बेचने का काम कर रहे हैं, औने पौने दामों में, आधे दामों में ले लो, और बैंक उनको देने का काम कर रहे हैं। जहां से भी वहां से भी नौकरियां खत्म करने की बात कर रहे हैं। उन्हीं के हाथों में ये 3 काले कानून बना करके किसानों की जमीन भी देना चाहते थे। किसान समझ गया, पूरे देश का किसान चौकन्ना हो गया, उसको मालूम हो गया। हम लोगों ने इस कानून का खुलासा पार्लियामेंट के अंदर हमने स्वयं अब वहां पर खड़े होकर के किया था, और हमने कहा क्यों आप ऐसा काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये किसानों के पक्ष में है। जवाब आया उधर से। हमने कहा अगर किसानों के पक्ष में है, किसान नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर ला दिए, तो क्यों ला दे रहे हैं आप इसको वापस ले लीजिए। नहीं, वापस लेने के उन्होंने मना कर दिया। 700 किसानों की शहादत हो गई, 700 किसान मर गए, और इतना ही नहीं, 4 किसानों को तो रौंद के मार दिया। इन्होंने गाड़ी के नीचे कुचल के मारने का काम किया। इनके खुद के मंत्री, उनके बेटे, और वो सब उसमें अब तो सामने खुलासा हो गया है कि वो लिप्त है। लेकिन मंत्री को बगल में बैठा के रखते हैं अभी भी, उनको हटाने का काम नहीं। किसानों की मौत हो गई, 1 दर्जन से किसान ज्यादा घायल पड़े हैं। हम लोग तो वहां कई बार गए, हम खुद गए थे स्वयं, और देख करके आए थे क्या दशा उन किसानों की थी। जो घायल पड़े उनकी भी दशा देखी, उनके घर वालों का रोना धोना भी देखा, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं। अब जाकर के जब चुनाव आ गया तो 3 काले कानून वापस लिए, और क्या कहते हुए वापस लिए कि ये किसान जो है उसको अकल नहीं है, उसको समझ नहीं है, उसको आता ही नहीं, उसको समझ ही नहीं है, इसलिए वो इस किसान उन कानूनों का विरोध कर रहा था। और अब तो उन्होंने 3 दिन पहले उनके कृषि मंत्री जो सेंटर के हैं, उन्होंने जाकर के महाराष्ट्र में और नागपुर में बयान भी दे दिया। पहले इनके कुछ गवर्नर लोगों ने, कुछ और नेताओं ने कहा था, अब तो मंत्री ने खुद ही स्वयं कह दिया कि ये कानून बहुत अच्छे थे, अभी हमने मजबूरी वश वापस लिए हैं, इनको दोबारा लाने की हम लोग काम करेंगे। क्यों अभी वापस लिए? वापस इसलिए लिए क्योंकि चुनाव आ गया, चुनाव में इनको मजबूरी थी, इसलिए वापस लिया। बेरोजगार लोगों के साथ में भी धोखा दिया, अध्यापकों के साथ में दिया। बेरोजगार के बारे में हमारे साथियों ने आपसे पहले ही सब बातें रखी हैं। अध्यापकों के से कहा कि हम तुमको नौकरी देंगे, तुम्हें हम मानदेय देंगे। जो स्कूलों में पढ़ाते थे बच्चों को, उनसे कहा कि तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है तो हम मानदेय देंगे, क्योंकि सहायता प्राप्त विद्यालय नहीं थे। वो लोगों 4.5 साल इंतजार करते रहे। 5 साल पहले समाजवादी पार्टी का इंतजार किया, उन्होंने वोट लिया। 20 लाख ऐसे अध्यापक थे। उसके बाद उन्होंने घेराव किया जाके विधानसभा में, तो क्या नतीजा आया? जब विधानसभा में घेराव किया तो उनको वही मिला जो सबको मिलता है, लाठियां मिली, डंडे मिले, सर फोड़ दिया गया, सर से खून बहने लगा। तो ये वो लोग हैं। जब वहां एक महिला ने फिर उन्हीं अध्यापकों में से अपना सर मुड़ा लिया, मीडिया के लोगों ने घेर लिया उसको, कहा कि तुम महिला हो, तुमने सर क्यों मुड़ाया, वो भी विधानसभा के सामने। उसने कहा हमने इसलिए मुड़ाया क्योंकि अब आज हम इनका सांकेतिक अंत्योष्टि घोषित कर रहे हैं। इस सरकार के अंत्योष्टि की घोषणा हम कर रहे हैं।
तो कितना नाराज हो गए उसके बाद इस बात को, इस वक्तव्य को जब छप गया सुन करके मुख्यमंत्री जी इतना नाराज हो गए। अगले दिन उन्होंने बयान दिया। क्या बयान दिया? उन्होंने कहा ये अध्यापक लोग हैं, इनको लाठियां तो पड़ेंगी, इनकी ये दशा तो होनी है, क्योंकि अध्यापक तो वही बनता है जिसने पिछले जन्म में दुष्कर्म किए हैं, कुकर्म किए हैं, पाप किए हैं। ये वो पापी लोग हैं जो पिछले जन्म के पापी हैं और इसलिए इस जन्म में इनको अध्यापक बनना पड़ा। ऐसी सोच मुखिया की, ऐसी सोच रखने वाले उनके बारे में जिन्होंने हम सबको पढ़ा करके इस लायक किया कि हम लोग आज आपके सामने खड़े हैं, और उनके बारे में इस तरह की बात सिर्फ यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। महिलाओं के बारे में भी यही इस तरह की सोच सकते हैं और कोई नहीं सोच सकता है। वरना ऐसा नहीं होता तो फिर खुशी दुबे जो 16.5 साल की लड़की थी, 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे, और उसकी शादी एक दिन पहले हुई थी, हाथों में मेहंदी भी नहीं उसकी छूटी थी, और उसको, उसके पति को तो एनकाउंटर में मार दिया, उसके और लोगों को, घर वालों को मार दिया, और उसके बाद उसको भी नहीं बख्शा, उसको उठा ले गए और उसको जेल में बंद कर रखा। 1.5 वर्ष हो गए और अभी भी उसको जेल में बंद कर रखा है। उसकी बेल नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से और उसकी देखभाल हो रही है। किसी तरीके से बेल नहीं होनी चाहिए। इसका रोजाना हिसाब किताब मुख्यमंत्री कार्यालय से होता है। क्या दोष है उसका? या उसके साथ में जो महिलाएं घर में काम कर रही थी, 2 महिलाएं, उनको भी जेल में रखा हुआ है। और उतना ही नहीं, एक 6 साल की, एक महिला की तो 6 साल की लड़की और 3 साल का बच्चा लड़का, वो भी जेल में बंद कर रखा है। तो इनकी यही सोच है। और खास तौर क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का नाम नहीं सुन सकते। ब्राह्मणों का नाम सुनते ही चेहरा लाल हो जाता है, ब्राह्मणों को देखते ही चेहरा लाल हो जाता है। ये इस सरकार के मुखिया और इस सरकार का आज के रोज हाल है कि अगर कहीं आपके नाम के आगे ब्राह्मण लगा है तो फिर तैयार हो जाइए रोको ठोको वाली नीति में। 500 ब्राह्मण समाज के लोग मार दिए गए, 100 से ज्यादा इनकाउंटर कर दिए ब्राह्मण समाज के लोगों को, और उसके बाद दहशत फैलाते हुए कहते हैं तैयार रहो, अब की बार आने दो हमको, हम प्रदेश से सफाया कर देंगे। क्या सफाया कर देंगे? कौन कर देगा? सफाया करने वालों को ये मालूम होना चाहिए, जो धमकाने वाले हैं उनको मालूम होना चाहिए कि ये ब्राह्मण समाज के लोग कोई 100, 500, 1000 नहीं है। यहाँ उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं वो पूरे प्रदेश में 14% से लेकर 16% हैं। ये 3 करोड़ के करीब हैं। किसका सफाया करोगे? और ये तो भगवान परशुराम की वंशज हैं, किसी से डरते और दबते नहीं है। ये किस तरीके से एक ब्राह्मण समाज की महिला, जो कि हाथरस में रेणु शर्मा नाम की महिला, वो राजनीतिक महिला थी, वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख थी। इतना ही दोष था कि भारतीय जनता पार्टी को वो परास्त करने का काम करती थी, उनके विरुद्ध बोलने का काम करती थी। उसको फर्जी मुकदमों में जेल में भेज दिया और जेल में तब तक रखा, उसकी बेल नहीं होने दे रहे थे। अंततः जब उसकी बेल हो गई तो 15 दिन बेल हो जाने के बाद भी उसको जेल से बाहर नहीं आने दिया। और कब आने दिया जेल से बाहर? जब उसकी मृत्यु हो गई, उसका मृत्यु शरीर ही जेल से बाहर आया। और इसी तरह की योजना खुशी दुबे के लिए भी बना रखी है कि अगर बाहर आए तो उसका मृत्यु शरीर ही आए, खुशी दुबे बाहर जीवित ना आने पाए। ये सिर्फ रेणु शर्मा का क्या दोष? फिर से वही एक महिला, और एक वो भी ब्राह्मण समाज की। महिलाओं के साथ में पता नहीं क्या इनकी सोच है, महिलाओं का बारे में अलग सोच है इनकी। आप देखिए, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं आपसे, राम के नाम पे वोट मांगते हैं, राम के नाम पे जाकर के पूरे प्रदेश में पैसा इकट्ठा करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए चंदा ले लिया, लेकिन राम के मंदिर के नाम पे कहां है वो मंदिर? अभी तो नींव भी नहीं डाली है, मंदिर कहां से बनेगा? 2 साल हो गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आए हुए, लेकिन आज तक नहीं। हम तो 23 जुलाई को जब गए थे अयोध्या से ही हमने कार्यक्रम शुरू किया था, देखने गए थे कि कहां मंदिर बन गया है, चलो वहीं पर पूजा अर्चना करेंगे। हम लोगों के राम तो हम लोगों के दिल में बसते हैं, हमारे घर में बसते हैं, हम लोग मंदिर में अपने रखते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सम्मान करते हैं। ये लोगों की तरह से उनको वोट की चीज नहीं बनाते हैं। लेकिन जब अयोध्या गए तो पूरे अयोध्या नगरी का बेहाल देखा, और राम के नाम पे लाखों करोड़ रुपए जो इकट्ठा किए थे वो पार्टी में चले गए होंगे। राम के लिए, मंदिर के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ था। वहां नींव खुदना भी शुरू नहीं हुई थी। वो बात दूसरी है कि 23 जुलाई को हम गए,
तो 24 जुलाई को मुख्यमंत्री जी भी वहां पहुंच गए पीछे पीछे, जब हमने खुलासा कर दिया इनका चेहरा खोलने का काम किया, इनके धर्म का चेहरा खोलने का काम किया, मुखौटा हटाने का काम किया, तो वहां जाकर के न्यू खुदवाने के लिए 4-6 मजदूर लेकर के फावड़ा लेकर के पहुंच गए और कहा कि खोदना शुरू कर दो भाई, न्यू खोदना शुरू कर दो। जब नियत ही नहीं है, राम को तुमने वोट के नाम पे रखा हुआ है और राम का नाम लेते हैं, सीता का नाम नहीं लेते हैं। महिलाओं से पता नहीं क्या दिक्कत है, राम का नाम लेंगे, सीता का नाम नहीं लेंगे, जबकि हम लोगों के यहाँ तो राम बिना सीता तो राम है ही नहीं, सीता बिन राम तो हो ही नहीं सकते। सीता, हम लोग किसी से मिलते हैं, किसी से अभिवादन करते हैं, सीता राम करके करते हैं, राम का नाम खाली नहीं लेते हैं, सीता के साथ में लेते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, हम लोग पार्वती जी का नाम लेते हैं जब शिव जी का नाम लेते हैं, लेकिन ये लोग खाली राम का नाम लेंगे। इसीलिए आप देखिए इनके किसी भी नेता को, किसी भी, चाहे वो धर्म का चोंगा पहने हो, चाहे वो कोई भी हो, जो इनके मठ के लोग हों या कहीं और के लोग हों, मठ वाले तो कहते ही हैं कि हम तो ऐसे भी तिलक नहीं लगाते हैं, छुट्टियां नहीं रखते हैं, जनेऊ धारण नहीं करते हैं और ऐसे लोगों को हम अपने साथ में नहीं रखते हैं। लेकिन ठीक है, मत रखो, अपना समुदाय चला रहे हो चलाओ, अपना तौर तरीका चला रहे हो चलाओ, लेकिन महिलाओं को तो सम्मान दो। बहन मायावती जी की जब सरकार थी तो जहां पर सीता मैया रही थी जाके बिठूर में, जा करके आप लोग देखिए, अगर नहीं गए हैं वहां पर जा करके, अगर हम लोगों ने अयोध्या में समग्र विकास उस समय किया था, वहां पर जो 14 कोसी परिक्रमा होती, उसकी सड़क को बना करके चौड़ीकरण करते हुए ठीक किया था। पूरे अयोध्या में अगर हमने सीवर लाइन और वाटर लाइन बिछाने का काम किया था, सरयू नदी के तट पे घाट ठीक करने का काम किया था, हम लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का अगर काम किया था, तो इसके साथ साथ में हम लोग बिठूर में भी गए और वहां वाल्मीकि आश्रम को हम लोगों ने ठीक करने का काम किया। वाल्मीकि आश्रम और मंदिर बनाने का वहां जो बना हुआ था, जीर्ण हालत में था, उसको ठीक करने का काम किया। सीता रसोई बनाने का काम किया, लव कुश का बनाने का काम किया और 150 करोड़ रुपए खर्च करके वहां पर समग्र विकास करने का काम बिठूर में भी हमने किया। जिस तरीके से वृंदावन में हम लोगों ने किया, हम लोग वोट की चीज नहीं मानते हैं इसको। वृंदावन में हम लोग गए, वृंदावन में ना पहले कभी काम हुआ ना उसके बाद हुआ, 550 करोड़ रुपए खर्च करके बहन मायावती जी की सरकार में वहां पर समग्र विकास अगर हुआ तो वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ। चाहे वो पूरे वृंदावन में सीवेज लाइन डालने का काम हो, पानी की लाइन डालने का काम हो, 29 किलोमीटर की परिक्रमा का जो हम लोगों ने सड़क बनाने का काम किया, चाहे वहां पर 100 बेड का अस्पताल बनाया, विधवा आश्रम बनाया, बस अड्डा बनाने का काम किया, वहां पर बिजली घर देने का काम किया, मेला देने का काम किया, हर तरह का जो भी वहां पर लोगों ने बात रखी थी पूरा करने का काम हम लोगों ने किया। लेकिन वोट नहीं मांगा उसके नाम से। हम लोगों ने जो भी धर्मस्थली, किसी भी धर्म के लोग हैं, हर धर्मस्थली पे चले जाइए, उसका विकास करने का काम किया। लेकिन वोट के लिए कभी भी हम लोगों ने नहीं किया। जैसे राम को वोट की वस्तु मानते हैं, वोट के नाम पे मांगते हैं, हम लोग दिल में रखते हैं, हम लोग अपने मंदिरों में रखते हैं, हम लोग वहां पर पूजा करते हैं, ये हाथ में लेकर के चलते हैं, कहते हैं वोट दे दो भाई, वोट दे दो, राम के नाम पे वोट दे दो, और सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। सनातन धर्म को खत्म कर रहे हैं, सनातन धर्म की समाप्ति की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना मठ चलाइए, आप अपना समुदाय चलाइए, चाहे वो नाथ समुदाय हो चाहे कोई भी हो, कोई नहीं आपके सामने बीच में आता है, लेकिन आप सनातन धर्म को तो खत्म करने की योजना ना बनाइए। आज जितने भी मंदिर हैं उत्तर प्रदेश में, एक एक मंदिर जहां ब्राह्मण समाज के लोग बैठ के पुजारी हैं, आधा दर्जन पुजारी तो मार दिए गए और दहशत फैलाई गई कि आ रहे हैं मठ के लोग, उनको कब्जा दे दो और तुम मंदिर छोड़ दो, इस तरीके से पूजा पाठ बंद कर दो। इतना ही नहीं, मंदिरों का ध्वस्तीकरण हो रहा है, मंदिरों को पर्यटक स्थल के रूप में बदला जा रहा है और वहां पर उनका अधिग्रहण भी शुरू हो गया और धीरे धीरे सनातन धर्म खत्म कर दिया जाए, उसके लिए एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तरीके एक तरीका निकाला गया है कि जितने भी संस्कृत स्कूल हैं, जितने भी पाठशाला हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटी हैं, उस पर धन देना बंद कर दिया, पैसा देना बंद कर दिया, इन्होंने अनुदान देना बंद कर दिया। 1500 जो
संस्कृत विद्यालय थे उनको बंद करा करके धीरे धीरे वहां ताला लगवा करके 500 पे ले आए हैं, और जो 700 महाविद्यालय थे उसको 200 पे पहुंचाने का काम किया है। और वहां पर भी आज अध्यापक भी नहीं है। जब अध्यापक नहीं होंगे, पढ़ाने वाले नहीं होंगे, तो पठन पाठन करने वाले कहाँ होंगे। और जब ये संस्कृत के स्कूल बंद हो जाएंगे, ये स्थान बंद हो जाएंगे, तो आप खुद समझ लीजिए कि वेद पाठ कुरान यहीं पर तो पढ़ते हैं लोग, वहीं सीखते हैं बच्चे हमारे, और वहीं पर पढ़ करके फिर आगे इसको ले जाने का काम करते हैं। आगे वो चाहे पुजारी के रूप में चाहे किसी के तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इसी तरीके से सनातन धर्म पूरे प्रदेश में चलता है, देश में चलता है। लेकिन इन्होंने ऐसी योजना बना दी कि सनातन धर्म ही खत्म हो जाए, और इससे जो है बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं उनको इनके इस धर्म के षड्यंत्र में समझने की जरूरत है, और उनके इस चेहरे को पहचानने की जरूरत है कि कौन सी योजना लेकर के तुम लोग चल रहे हो, राम का नाम लेकर के, और सबसे बड़ा गलत काम करने का काम ये लोग आज कर रहे हैं, और इनको सबक सिखाने की जरूरत है। और ये वक्त आ गया है जब चाहे किसान हो, चाहे जिस तरीके से अभी आपके सामने बताया कि 300 करोड़ रुपया महीना, 3600 करोड़ रुपया सालाना, 20,000 करोड़ रुपया 5 साल में, सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए हर अखबार में, हर पन्ने में, आप बाहर निकल जाइए, हर बोर्ड में इन्हीं का चेहरा दिख रहा है। बड़ा अच्छा हम काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? पत्थर लगाने के अलावा और क्या कर रहे हैं? पत्थर वो भी कब लगा रहे हैं? जब सरकार जाने का समय आ गया। बहन मायावती जी ने जो काम किए थे, आते ही उन्होंने शुरुआत पहले दिन से कर दी थी, तब 5 साल में पूरा कर पाई। इन्होंने तो आते ही सब चीजें बंद करने का काम किया। गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, दलितों का मजाक उड़ाते हैं, उनके घरों में जाकर के ये झूठे कहते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, मीडिया को ले जाते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? तो ये नहीं बताते जब मीडिया को ले जाते हैं, ये भी बताना चाहिए कि इन घरों में पहले से बर्तन इनके पहुंच जाते हैं, पहले से खाना पहुंच जाता है, और फिर उसको वहां बैठ करके दिखावे के रूप में खाना खाने का काम करते हैं। बहन मायावती जी झोपड़ियों में नहीं जाती हैं, और क्यों नहीं जाती हैं उसके पीछे भी कारण है। बहन मायावती जी इस तरह का दिखावे में विश्वास नहीं करती। बहन मायावती जी झोपड़ी में लोग रहते हैं, जो झोपड़ी के अंदर रहते हैं लोग, उनको झोपड़ी से बाहर निकाल करके और 2-2 कमरे के पक्के मकान देने का काम करती हैं, जिससे कि वो भी औरों की तरह एक जीवन सम्मानजनक जीवन जी सके और दिखा सके कि हम भी तुम्हारी तरह जीते हैं, हम भी तुम्हारी तरह रहते हैं। हमको बहन मायावती जी ने ये मुफ्त के मकान दिए हैं। 20 लाख से ज्यादा लोगों को उन्होंने मकान देने का काम किया था। 80 लाख से ज्यादा मकान जो बन रहे थे, इस तरीके से मानवर काशीराम जी की योजना में आधे बन चुके थे। समाजवादी पार्टी ने रोकने का काम किया सरकार बनते ही, और फिर इन्होंने भी रोकने का काम किया। तो बहन मायावती जी और इन पे इसी सोच का फर्क है। ये लोग इसी प्रकार से काम करते हैं, गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, गरीबों के साथ में सभी को उत्पीड़न कर। कौन खुश है? कौन सा वर्ग खुश है? अल्पसंख्यक समाज से कहते हैं कि समझ जाओ हम बुलडोजर लेकर के आ रहे हैं, ब्राह्मणों से कहते हैं बुलडोजर तैयार है, तुम्हारे ऊपर चला देंगे। अरे अब वक्त चला गया, अब इनसे कोई डरने वाला नहीं है, कोई दबने वाला नहीं है। 1 हफ्ते बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है, उसके बाद तो इनकी उल्टी गिनती तो शुरू हो ही चुकी है। उसके बाद तो ये सामान बांधना शुरू कर देंगे और बांध करके बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगेंगे। जो ये बुलडोजर दिखा रहे हैं, जो बुलडोजर दिखा करके और हर अपने कार्यक्रम में, अपने भाषणों में डराने का काम करते हैं, वो बुलडोजर का मुंह अब यहाँ की जनता अपने हाथ में उसका स्टीयरिंग लेकर के और बटन के नाम से और हाथी का बटन दबा करके और अपनी सरकार बना करके उस बुलडोजर को इनकी तरफ घुमाने का काम अब यहाँ की जनता करने वाली है, और डरने दबने वाली नहीं। इसलिए भाइयों, आपको इन सब बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। आज आप लोग इतनी ठंड में, ऐसे मौसम में हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आए, और इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में जो हम घूमे हैं, इसी प्रकार से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुके हैं। लेकिन ये वक्त आ गया है कि आप पूरी ताकत, पूरी क्षमता अपनी इसमें लगा दीजिए, वरना आपको बहुत पछतावा होगा। आपको ये लगेगा कि जब वक्त मेरे हाथ में था तो हमने गंवा दिया और हमने समय का फायदा नहीं उठाया।
हम आलस कर गए। ये 10 दिन अगर आपने आलस नहीं किया और अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपने लिए अपनी सरकार बहुजन समाज पार्टी की बना ली, तो आपका आने वाला भविष्य, आपके क्षेत्र का भविष्य और आपके आने वाली पुश्तों का भविष्य, ये सब का सब सुधर जाएगा। वरना अगर 5 साल अब की बार आप धोखा खा गए और अपने लिए आपने ताकत नहीं लगाई, तो फिर दोबारा उठ के खड़े होने लायक ये आपको नहीं छोड़ेंगे। इस बात को जरूर अपने दिमाग में रख लीजिए। जो भी हैं, जिस समाज के भी हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हों और चाहे पिछड़े वर्ग समाज। अल्पसंख्यक समाज के लोग तो इनका और समाजवादी पार्टी का चेहरा अब की बार पूरे देश में प्रदेश में अच्छी तरह से पहचान चुके हैं। उन्होंने देख लिया कि किस तरह से 2003 में सरकार इनकी बनवाई थी और उसके बाद अभी 3 दिन पहले वाला दृश्य भी सबने देखा है। और वो हमें हमारे अल्पसंख्यक समाज के कुछ साथी उन्होंने भेजने का कहा, जहां पर कि आरएसएस के मुखिया श्री भागवत जी और श्री मुलायम सिंह यादव जी एक ही सोफे में बैठ करके और योजना बना रहे हैं कि अब अगली उत्तर प्रदेश की क्या योजना बने, इसके बारे में बैठ करके आपस में तय कर रहे थे। ये चेहरा भी सबने देख लिया और इससे ये भी साफ जाहिर हो गया कि ये दोनों एक दूसरे की ए और बी टीम तो है ही, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और इनसे सतर्क रहने की हम सबको जरूरत है। लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग पूरे प्रदेश में इस संकल्प के साथ में निकले हैं, ये संकल्प लेकर के निकले हैं। हमारी सभाएं जो है पूरे प्रदेश की होती हुई अब अगले 2 दिनों में हम लोग कल झांसी जाएंगे और उसके बाद परसों चित्रकूट जाकर के बुंदेलखंड में वहां की हम अपनी सभा करेंगे। उसके बाद पूरे 18 मंडल हमारे पूरे हो चुके होंगे और उसके बाद चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। फिर उसके बाद तो बहन मायावती जी आपके बीच में हर जिले में आपको देखने को मिलेंगी, अपनी बातें रखने का काम करेंगी। लेकिन उसके पहले हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी हमारी नेता ने कि आप लोग पूरे प्रदेश में जाइए, हमारा संदेशा पहुंचाने का काम करिए। उसके बाद जो बातें हमें करनी है वो मैं खुद करूंगी आके उनसे, और वो काम हम लोग आपके बीच में आकर के कर रहे हैं। लेकिन इस संकल्प के साथ में हम लोग घूम रहे हैं कि अब की बार उत्तर प्रदेश में जो आने वाला चुनाव है उसमें बहुजन समाज पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताते हुए और खास तौर से जो आपका ये बस्ती मंडल है, इसकी हर सीट को बहन मायावती जी की झोली में डालते हुए और उनको ये एहसास कराएंगे कि अब की बार जब आप मुख्यमंत्री बनी है पूर्ण बहुमत से, तो इसमें बस्ती मंडल का सबसे बड़ा योगदान है, ये भी बताने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ में हम लोग ये भी संकल्प ले रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इस बात का भी संकल्प ले रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग हमारे इस संकल्प में हमारे साथ में हैं और हमारी इन बातों में हमारे साथ में हैं, हमारे साथियों ने जो आपसे बात कही है उनमें आप हम लोगों के साथ में हैं, तो मैं ये जरूर चाहूंगा यहाँ से जाने के पहले कि एक बार आप लोग खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके इस बात का इशारा कर दीजिए कि आप हमारे साथ में हैं और इस संकल्प को लेने का काम कर रहे हैं। आपके दोनों हाथों को देख करके, आपके जोश को देख करके हमारे अंदर हम लोगों के अंदर, सभी लोगों के अंदर ऊर्जा भर गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। साथियों, आपके बीच में अमित कुमार चौधरी, जिला पंचायत सदस्य फैजाबाद को बहुजन समाज पार्टी में शामिल किया जाता है तथा आपका वालन जो फैजाबाद के प्रत्याशी हैं उसमें आस्था रखते हुए